इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त मुजाहिद शाहिद अली को पूछगछ के लिए किला पत्थरगढ़ में लाया गया था, तो इस किले में इन दिनों डाकू बिरजू भाट के गिरोह का एक डाकू भी पुलिस ने पकड़कर बंद कर रखा था और जल्लाद गोपाल कालीकर इससे भी पूछगछ कर रहा था कि बिरजू डाकू का खुफिया डेरा जंगल में कहां पर है। इस डाकू बिरजू भाट के साथी का नाम रामदत्त था। किले की जिस कोठरी में मुजाहिद शाहिद अली को कैद किया गया था, इसके साथ वाली कोठरी में बिरजू डाकू का साथी रामदत्त भी बंद था। वो कोठरी जहां पूछगछ के दौरान तशद्दुद किया जाता था, वहां से कुछ फासले पर किले के मशरकी हिस्से में थी। पहले ही दिन जब मुजाहिद शाहिद अली को जल्लाद कालीकर ने अंधाधुंध पीटने के बाद बेहोशी की हालत में इसकी कोठरी में फेंक दिया था, तो 1-1.5 घंटे बाद जब शाहिद अली अपने होशो हवास में आए तो साथ वाली कोठरी से कराहने और जल्लाद कालीकर को गालियां देने की आवाज़ आ रही थी। ये बिरजू डाकू का साथी रामदत्त था, जिस पर तशद्दुद के बाद इसे इसकी कोठरी में लाकर डाल दिया गया था। शाहिद अली के साथ ही साथ डाकू रामदत्त पर भी तशद्दुद और पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया था। शाहिद अली हर किस्म का अज़ियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, मगर इसने अपनी जुबान बंद रखी। दूसरी तरफ डाकू रामदत्त का बुरा हाल था। इसे तरह तरह की अजियतें देने के बाद जब कोठरी में लाकर डाल दिया जाता तो वो देर तक कराहता रहता और पुलिस इंचार्ज गोपाल कालीकर को गालियां देता रहता। इस तरह 2 दिन और 2 रातें गुजर गई। दूसरी तरफ डाकू बिरजू भाट भी अपने साथी रामदत्त को पुलिस के चंगुल से निकालने के लिए बेचैन था और मौके के इंतजार में था। तीसरे दिन का जिक्र है कि मुजाहिद शाहिद अली अपनी कोठरी में तशद्दुद की वजह से कुछ निढाल सा होकर पड़ा था। साथ वाली कोठरी में रामदत्त डाकू को अभी अजियतें देने के बाद लॉकर में बंद किया गया था और वो करा भी रहा था और पुलिस को गालियां भी दे रहा था। शाहिद अली की कोठरी का दरवाज़ा बंद था। इतने में रात की खामोश फिजा फायरिंग के धमाकों से गूंजने लगी। ये स्टेन गन्नों और 303 की राइफलों के धमाके थे, जिनकी आवाज़ बड़े करीब से आ रही थी। फायरिंग अंधाधुंध और मुसलसल हो रही थी। शाहिद अली जाग रहा था। इसे ऐसा लगा जैसे पत्थरगढ़ के किले पर किसी बड़ी फौज ने हमला कर दिया है। ये मुख्तसर सी फौज बिरजू डाकू के गिरोह की थी, जिसने अपने साथी रामदत्त को जेल से निकालने के लिए अचानक यलगार कर दी थी और खूनी डाकू बेतहाशा गोलियां बरसाते किले की शकिस्ता दीवार में से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। अगर यह मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर होता तो यहाँ फौज तैनात होती, जिसका मुकाबला करना बिरजू डाकू के बस में नहीं था। ये पुलिस इंटेलिजेंस का सेंटर था, जहाँ पुलिस के महदूद मुसल्ले नफरी तैनात थी और पुलिस पहले ही बिरजू डाकू के नाम से दहशतज़दा थी। बिरजू डाकू ने किले में दाखिल होते ही 6-7 सिपाहियों को भून डाला। बाकी जान बचाकर इधर उधर छुप गए और यूं ही नाम रखने को हवाई फायरिंग करने लगे। बिरजू डाकू के लिए मैदान साफ था। वैसे भी वो आंधी की तरह आया था। इसके मुखबरों ने इसे बता दिया था कि रामदत्त कौन सी कोठरी में बंद है। वो स्टेन गन की बुछाड़े बरसाता अपने आदमियों के साथ सीधा रामदत्त की कोठरी के पास आ गया। राइफलों के बट मारकर कोठरी का ताला तोड़ दिया। रामदत्त पहले ही से फायरिंग की आवाजें सुनकर बिरजू गुरुदेव की जय, बिरजू गुरुदेव की जय के नारे लगा रहा था। मुजाहिद शाहिद अली ये सारी आवाजें अपनी कोठरी में बैठा सुन रहा था। वो समझ गया कि साथ वाली कोठरी में जो डाकू कैद है, इसको छुड़ाने के लिए इसके साथी आ गए हैं। कोठरी के बाहर बिरजू डाकू ने चिल्लाकर कहा, रामदत्त बाहर आ जा, मैं आ गया। इसके बाद रामदत्त की आवाज़ आई, गुरु मुझे पता था तुम जरूर आओगे। शाहिद अली को अपनी कोठरी के आगे से आदमियों के दौड़ने भागने की आवाज़ आई। साथ ही इसने सुना कि रामदत्त ने बुलंद आवाज़ में कहा, गुरु बिरजू, इस कोठरी में भी कोई कैदी है, मुझे वो भी डाकू लगता है, इसको भी साथ ले चलो। इसके बाद बिरजू डाकू की आवाज़ बुलंद हुई, इसको भी ले चलो। फिर मुजाहिद शाहिद अली की कोठरी का भी ताला टूट गया। धड़ाक से दरवाज़ा खुला। बाहर बिजली की रोशनी में शाहिद अली ने एक दराज कद आदमी को देखा, जिसने मुंह पर काला कपड़ा लपेट रखा था। इसके हाथ में स्टेन गन थी। इसके साथ ही रामदत्त दूसरे मुसल्ले डाकू भी थे। दराज कद आदमी ने, जो बिरजू डाकू ही था, शाहिद अली से कहा, महाशय तुम भी आ जाओ हमारे साथ। शाहिद अली ने ये मौका गनीमत जाना और कोठरी से निकलकर इन डाकुओं के साथ हो गया। डाकू गोलियां बरसाते किले की शकिस्ता दीवार में से निकलकर दरख्तों में इस जगह गए, जहां 2 जीपें और कुछ घोड़े खड़े थे। रामदत्त ने शाहिद अली को भी इसी जीप में अपने साथ बिठा लिया, जिसमें बिरजू डाकू और 2 डाकू बैठे थे। इनके बैठते ही जीप एकदम स्टार्ट हुई और नजीबाबाद के खतरनाक जंगल की तरफ दौड़ने लगी। पीछे दूसरी जीप थी और इसके पीछे बाकी डाकू घोड़े दौड़ाते और फायरिंग करते चले गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शाहिद अली को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किले की कैद से आज़ाद हो गया है। घने जंगल में दाखिल होने के बाद डाकुओं ने फायरिंग बंद कर दी। अंधेरी रात में डाकुओं की दोनों जीपें और घोड़े आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी फासला तय करने के बाद जीप एक जगह दरख्तों के पास आकर रुक गई। बिरजू डाकू जीप से उतरा। उसने अपने साथी रामदत्त को साथ लिया। रामदत्त ने मुजाहिद शाहिद अली को साथ लिया और अंधेरे में दरख्तों के इस झुंड की तरफ चले गए, जहाँ 2-3 जगहों पर लालटेनें जल रही थी। यहाँ एक झोंपड़े के आगे बड़ी चारपाई बिछी थी, वहाँ भी कुछ डाकू मौजूद थे। वो सब अपने साथी रामदत्त को देखकर बड़े खुश हुए, इसके गले लगकर मिले और फिर एक डाकू ने शाहिद अली की तरफ देखकर कहा, गुरु ये नमूना कहाँ से पकड़ ले?
रामदत्त ने शाहिद अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे भी अपना साथी ही समझो, इस साले कालीकल ने इसे भी बहुत पीटा है। बिरजू डाकू ने इस दौरान अपनी स्टेन गन कंधे से उतारकर हाथ में ले ली और रामदत्त से कहा, रामू अपने दोस्त को अंदर ले जाओ। मुजाहिद शाहिद अली ने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो गड्ढे से निकलकर कुएं में गिर पड़ा है। ये सारे डाकू हिंदू कौम के हैं। वो मुसलमान था और कश्मीरी मुजाहिद था जो इनकी फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा था। बहरहाल अब वो इनके साथ नहीं रह सकता था। ये बात इसने दिल में तय कर ली थी कि वो इन्हें अपनी कश्मीरी हुर्रियत पसंद होने का बिल्कुल नहीं बताएगा। वो बिरजू डाकू और रामदत्त के साथ झोंपड़े में चला गया। झोंपड़े में एक मिट्टी के तेल की लालटेन रोशन थी। जमीन पर छोटी दरी बिछी हुई थी। एक चारपाई भी थी जिस पर सादा सा बिस्तर लगा था। चारपाई के पास 2 मूड़े पड़े थे। बिरजू डाकू चारपाई पर बैठ गया। रामदत्त और शाहिद अली सामने मूड़ों पर बैठ गए। बिरजू डाकू ने सिराने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और रामदत्त से कहा, इस कालीकल ने तुम्हें बड़ी तकलीफें दी होंगी, मुझे मालूम है, मगर रामदत्त मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। समझ लो कि इसकी जिंदगी के दिन खत्म हो गए हैं। इतने में एक डाकू चाय के गिलास ले आए। वो सब चाय पीने लगे। बिरजू डाकू ने अचानक मुजाहिद शाहिद अली की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद अली ने कहा, मेरा नाम हैदर खान है। बिरजू डाकू ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? शाहिद अली कमांडो ने पहले ही से सब कुछ सोच रखा था। इसने कहा, मैं बम्बई में पुराने फर्नीचर की खरीदो फरोख्त का धंधा करता हूँ। इलाके का थानेदार एक बार मेरी दुकान पर आया। इसको एक सोफा सेट पसंद आ गया। कहने लगा, ये मेरे फ्लैट में पहुंचा दो। मैंने कीमत बताई तो बोला, मुझसे कीमत मांगते हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा कि जानता हूँ, आप इलाके के थानेदार हैं, लेकिन ये मेरा धंधा है, मैं सोफा सेट की कीमत लिए बगैर आपको नहीं ले जाने दूंगा। इसने मुझे बहन की गाली दी तो मुझे तैश आ गया और मैंने उठाकर फर्श पर पटक दिया। शाबाश शाबाश, बिरजू डाकू बेख्तियार बोल उठा। फिर क्या हुआ? रामदत्त ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, बस थानेदार मेरा दुश्मन हो गया। 2 रोज बाद पुलिस की गार्ड लेकर मेरी दुकान पर आया और बोला, हमें इतला मिली है कि तुम हीरोइन बेचते हो। और इसके साथ ही पुलिस ने मेरी दुकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा जाने कहां से एक सिपाही ने हीरोइन की थैली बाहर निकाली और कहा, सर ये है हीरोइन जो इसने यहाँ छुपाई हुई थी। इसी वक्त पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। थानेदार तो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसने जल्लाद कालीकर से मिलकर मुझे पत्थरगढ़ के किले में पहुंचा दिया, जहां इसी रोज से मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये तो भला हो भाई रामदत्त का कि इसको मेरा ख्याल आ गया और ये मुझे भी वहां से निकाल कर ले आया। बस ये मेरी दास्तान है। बिरजू डाकू ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे झोंपड़े में जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल होंगी। बिरजू डाकू ने अपने एक डाकू साथी के हमरा मुजाहिद शाहिद अली को बाहर भेज दिया। जब शाहिद अली चला गया तो बिरजू ने रामदत्त से कहा, रामू तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है? रामदत्त बोला, गुरु कैसी बातें करते हो? अगर ये आदमी पुलिस का मुखबर होता तो तुम्हें जेल तोड़ते देखकर दुहाई देने लग जाता कि मुझे 20 साल ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मगर इसने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा मैं इसे अपनी मर्जी से साल ले आया हूँ कि बेचारा मेरी तरह फंस गया है। क्यों ना इसे भी जल्लाद कालीकर से मुक्ति दिला दूं। बिरजू डाकू ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, तुम चाहे कुछ कहो, मुझे इस आदमी पर शक है, ये झूठ बोल रहा था, ये आदमी असल में कोई और है। ठीक है, अब तुम भी जाकर आराम करो, सुबह देखा जाएगा। शाहिद अली कमांडो 7 वाली झोंपड़ी के अंदर दरी पर लेटा सोच रहा था कि कहीं उल्टी आंते गले न पड़ जाए। पुलिस की कैद से तो निकल आया हूँ, इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल गया है कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है कि बिरजू डाकू को किसी पुलिस ऑफिसर की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसे पुलिस के हवाले कर दे। शाहिद अली ने फैसला किया कि वो इन डाकुओं के डेरे से भी सुबह मौका पाकर भाग जाएगा। अभी तक डाकू लोग इसके साथ अच्छा सलूक कर रहे थे और बज़ाहिर इसे हर किस्म के चलने फिरने की आज़ादी थी। शाहिद अली जब दिन चढ़े उठा और झोंपड़ी से बाहर आया तो बाहर 2 डाकू स्टेन गन लिए ऐसे खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। मुजाहिद शाहिद अली का माथा ठनका, मगर इसने यही जाहिर किया कि जैसे कोई खास बात नहीं हुई। जब वो मुंह हाथ धोने के लिए करीबी तालाब की तरफ चला तो दोनों डाकू इसके दाएं बाएं होकर इसके साथ चलने लगे। मुजाहिद शाहिद अली समझ गया था कि बिरजू डाकू ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया है। इसने अनजान बनते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ क्यों चलने लगे हो? इनमें से एक डाकू ने हंसकर कहा, गुरु का ऑर्डर है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। वो शाहिद अली की रक्षा नहीं बल्कि निगरानी कर रहे थे। ये फैसला बिरजू डाकू ने सुबह सुबह रामदत्त के साथ मशवरा करने के बाद किया था। इसने रामदत्त को मुंह अंधेरे अपने झोंपड़े में बुलाकर कहा था, रामू, हम पत्थरगढ़ किले में अपना मुखबर भेज कर पता कराएंगे कि तुम्हारी कोठरी के साथ वाली कोठरी में जो कैदी बंद था वो कौन था और इसको किस जुर्म में वहाँ लाया गया था। रामदत्त ने कहा, गुरु इसकी क्या जरूरत है? बिरजू बोला, मुझे शक है कि ये आदमी पाकिस्तानी जासूस है और इसे जासूसी करने के जुर्म में किले में बंद किया गया था और इससे पूछगछ हो रही थी। रामदत्त ने कहा, गुरु, अगर ये बात सच भी निकली तो हमें इससे क्या लेना देना? बिरजू ने कहा, अगर साबित हो गया कि ये शख्स जो अपना नाम हैदर खान बताता है वाकई पाकिस्तानी जासूस है तो हम इसे हुकूमत के हवाले करके हुकूमत की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? रामदत्त ने कहा। बिरजू डाकू बोला, तुम इन बातों को नहीं समझते, ये खुशनुदी आगे चलकर किसी मुश्किल में हमारे काम आ सकती है। फिर अब तुम क्या चाहते हो? रामदत्त ने कहा, पहला काम तुम ये करो कि इस शख्स के झोंपड़े के बाहर अपने आदमियों का पहरा बिठा दो
वो तालाब पर दिन में सिर्फ एक बार जाए और हमारे 2 आदमी असला लेकर इसके साथ। इसके सिवाय इस शख्स को झोंपड़े से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान मैं अपने मुखबर को किला पत्थरगढ़ भेज देता हूँ ताकि वो अपने तौर पर मालूम करे कि ये शख्स हैदर खान असल में कौन है। ठीक है गुरु, ऐसा ही होगा, रामदत्त ने कहा। चुनाचा इसके फौरन बाद मुजाहिद शाहिद अली के झोंपड़े के बाहर 2 मुसल्ले डाकू पहरा देने के लिए आ गए। शाहिद अली समझ गया कि वो गड्ढे से निकलकर सचमुच कुएं में आन गिरा है। जब वो मुंह हाथ धोकर तालाब से वापस आया तो इसने देखा कि इसकी झोंपड़ी को 6-7 मुसल्ले डाकुओं ने घेरे में ले लिया है। वो शाहिद अली की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। शाहिद अली खामोशी से झोंपड़ी में आकर दरी पर बैठ गया। एक डाकू वहीं इसके लिए चाय का गिलास, एक रोटी ले आया। नाश्ते के बाद इसने झोंपड़ी से बाहर आने की कोशिश की तो एक हट्टा कट्टा दराज कर डाकू स्टेन गन तारे इसके सामने आ गया। बाबू अंदर ही बैठे रहो, गुरु का हुक्म है कि तुम्हें झोंपड़ी से बाहर ना निकलने दिया जाए। इन डाकुओं से बहस बेकार थी। शाहिद अली हालात को समझ गया था। वो चुपके से झोंपड़ी में वापस आकर दरी पर लेट गया और वहां से फरार का कोई कारगर तरीका सोचने लगा। दूसरी तरफ बिरजू डाकू ने सुबह सुबह ही एक आदमी को शाहिद अली के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किला पत्थरगढ़ की तरफ भेज दिया था। इस आदमी ने वापस आकर बिरजू को बताया कि यह आदमी पाकिस्तानी जासूस है और किले में इसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगछ हो रही थी। इसने ये भी बताया कि पुलिस की भारी नफरी मफरूर रामदत्त और हैदर खान की तलाश में जंगल की तरफ आने ही वाली है। बिरजू डाकू ने यह सुनते ही पहला काम यह किया कि शाहिद अली के पाँव में लोहे के मोटे कड़े डलवा दिए कि वो भाग न सके और इसके दोनों हाथ भी पीछे बांध दिए गए। शाहिद अली ने मुदाफत की कोशिश की मगर वो निहत्था था और वहाँ राइफलें और स्टेन करने लिए 10-12 डाकू इसको घेरे में लिए खड़े थे। ये सब के सब खूनी लोग थे। शाहिद अली किसी मौके के इंतजार में खामोश हो गया। बिरजू डाकू ने इसी वक्त अपने गिरोह को कूच का हुक्म दे दिया। शाहिद अली को 6-7 डाकुओं ने अपनी हिरासत में लेकर जीप में सवार कर दिया और डाकुओं का ये गिरोह देखते देखते जंगल से डेढ़ा डंडा उठाकर एक तरफ करवाना हो गया। सारा दिन डाकू जंगल की घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते रहे। शाम के करीब उन्होंने एक बड़ी नहर पार की और एक पहाड़ी गार में आकर पड़ाव डाल दिया। शाहिद अली को एक छोटे से गार में बंद करके बाहर 2 डाकुओं का पहरा बिठा दिया गया। इस दौरान शाहिद अली ने रामदत्त या बिरजू डाकू से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि इससे दरियाफ्त करे कि इसके साथ ये सलूक किस लिए किया जा रहा है, लेकिन इनसे मुलाकात की इजाज़त न दी गई। शाहिद अली बुरी तरह फंस गया था। अभी तक फरार की कोई तरकीब इसके जहन में नहीं आई थी। इतना वो समझ गया था कि डाकुओं को पता चल गया है कि वो कश्मीरी मुजाहिद है और वो हुकूमत या पुलिस से कोई ख़ास मराहत हासिल करने के लिए इसे बहुत जल्द पुलिस के हवाले कर देगा। शाहिद अली इससे पहले इसके चंगुल से निकल जाना चाहता था, लेकिन इसके आसपास हर वक्त 6-7 मुसल्ले डाकू मौजूद रहते थे और फिर इसके पाँव में लोहे के कड़े डाल दिए गए थे जिनकी वजह से भागना तो दरकिनार, शाहिद अली को चलने में भी सख्त दिक्कत हो रही थी। शाहिद अली के पाँव में जो लोहे के मोटे कड़े डाल दिए गए थे वो चाबी लगने से खुलते थे और चाबी लगने से ही बंद होते थे। शाहिद अली ने गार के अंदर बैठे हुए ने खोलने की कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सका। अगर इसके पास लोहे की कोई तार होती तो वो कड़ों के ताले खोल सकता था, मगर वहाँ लोहे की तार इसे कहीं नहीं मिली। रात को इसके हाथों की रस्सी खोल दी जाती थी। इस नए पड़ाव पर आकर डाकुओं को 2 दिन गुजर गए थे। तीसरे दिन रात को डाकू कहीं से एक तवाइफ लाए और वहाँ रक्सो सुरूर की महफिल बर्पा हो गई। मुजरा शुरू हो गया और शराब लुंडाई जाने लगी। छोटे से गार के अंदर बैठे शाहिद अली को तवाइफ के गाने, डाकुओं की हाउ हू की आवाज़ें आती रही। जिस गार में शाहिद अली को कैद किया गया था इसके धाने को दरख्तों के मोटे तने रखकर बंद कर दिया गया था। बाहर 4 मुसल्ले डाकुओं का पहरा लगा दिया गया था। जो डाकू शाहिद अली के लिए अचार रोटी लेकर आता वो दूसरे डाकुओं की मदद से दरख्त के भारी टहन हटाकर गार में दाखिल होता और शाहिद अली के आगे रोटी रखकर इसी तरह वापस चला जाता और गार के मुंह को इसी तरह बंद कर दिया जाता। रात के वक्त शाहिद अली के हाथ खुले होते थे, सिर्फ पाँव में अहनी कड़े होते थे जिसकी वजह से वो भाग तो नहीं सकता था लेकिन कदम कदम चल सकता था। इसने सोचा कि अगर वो खाना लाने वाले डाकू को हलाक भी कर दे तो बाहर जो 4 डाकू राइफलें और स्टेन गन लिए पहरा दे रहे हैं इनसे बचकर नहीं निकल सकता। अगर ये लोग खूनख्वार डाकू थे तो शाहिद अली भी कोई मामूली कैदी नहीं था। वो हर लम्हे इस तलाश में रहता कि वहाँ से फरार होने का कोई ज़रा सा मौका ही मिल जाए। आखिर इसे ये मौका मिल गया। जिस रात डाकुओं ने शराब और मुजरे की महफिल सजाई इस रात शाहिद अली चौकस होकर गार में बैठ रहा। इसके कान बाहर तवाइफ के गाने और डाकुओं की हाउ हू की आवाज़ों पर लगे हुए थे। इसे मालूम था कि ये लोग बेतहाशा शराब लुटाएंगे और जो डाकू गार के बाहर पहरा दे रहे हैं वो भी शराब की बहती गंगा में 2-4 डुबकियां ज़रूर लगाएंगे। इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। गार के बाहर जो डाकू पहरा दे रहे थे वो मुजरे की महफिल में तो न गए लेकिन उन्होंने शराब की 2-2 बोतलें वहीं मंगवा ली और अपनी अलग मंडली लगा ली और शराब पीनी शुरू कर दी। शाहिद अली अंधेरे में गार के दहाने के पास आकर दरख्त के मोटे मोटे शहतीर नुमा टहनियों के करीब बैठ गए और बाहर वाले डाकुओं की आवाज़ें गौर से सुनने लगे। वो समझ गया था कि पहरा देने वाले 4 डाकू भी शराब पी रहे हैं। अब वो इनके मदहोश होने का इंतज़ार कर रहा था।
इसने फैसला कर लिया था कि अगर इन डाकुओं ने शराब पी कर अपनी सुध बुध खो दी तो वो लोहे के कड़ों समेत वहाँ से जंगल में निकल जाएगा और कदम कदम चलते हुए दिन निकलने तक जितनी दूर जा सका चला जाएगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहाँ माल मुफ्त दिल बेरहम वाला मामला था। डाकू शराब खरीद कर तो लाए नहीं थे, पता नहीं शराब के किस ठेके पर धावा बोलकर वो शराब की बोतलें बोरी भर कर ले आए थे और बेदरेग पी रहे। शाहिद अली की सारी तवज्जो गार के बाहर बैठकर पीने वाले डाकुओं पर लगी हुई थी। ये चारों डाकू पहले तो थोड़ी थोड़ी पी रहे थे, जब जरा नशा चढ़ा तो उन्होंने भी शराब लुढ़ानी शुरू कर दी। इन्हें शराब चढ़ गई। पहले इनकी बातें शाहिद अली की समझ में आ रही थी, फिर उन्होंने नशे में खुदा जाने क्या बकबकाहट शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज़ें धीमी होने लगी। गार के बाहर सामने वाले दरख्त के साथ एक लालटेन रोशन थी और लटका दी गई थी। शाहिद अली ने दरख्त के मोटे टहनियों की शाखों और पत्तों को हाथ से हटाकर बाहर निगाह डाली। इसने देखा कि चारों डाकू नशे में धुत हैं। 2 डाकू तो पी पी कर शायद बेहोश हो गए थे। एक शराब की बोतल हाथ में लिए जमीन पर बैठा आगे पीछे झूल रहा था। तीसरा डाकू भी बोतल थामे जमीन पर बैठा था और मदहोशी में कुछ कहता जा रहा था और साथ साथ बोतल मुंह के साथ लगाकर घूंट भी भरता जाता था। दूसरी जानिब से तवाइफ के मुजरा गाने की आवाज़ बराबर आ रही थी। दूसरे डाकुओं के शोर शराबे की आवाज़ें भी आ रही थी। शाहिद अली इस इंतजार में था कि ये बाकी के 2 डाकू भी बेहोश हो जाए तो वो बाहर निकले। शराब ऐसी वाहियात शय है कि आदमी थोड़ी सी भी पिए तो इसकी मत मारी जाती है और ज़्यादा चढ़ा जाने के बाद तो आदमी कुछ होश में नहीं रहता। आखिर बाकी के 2 डाकू भी अपनी अपनी बोतल खाली करने के बाद वहीं लुढ़क गए। इससे बेहतर सुनहरी मौका शाहिद अली को शायद कभी नहीं मिल सकता था। वो उठा, पूरी एहतियात और पूरी ताकत के साथ इसने दरख्त के तिरछे लगे हुए भारी टहन को एक तरफ खिसका कर इतनी जगह बना ली कि वो इसमें से रेंग कर गुजर सकता था। दूसरे लम्हे वो गार से बाहर था। चारों डाकू शराब के नशे में दूध पे होश पड़े थे। सामने वाले दरख्त में लालटेन रोशन थी। वो इसकी रोशनी से अपने आप को बचाता हुआ बाएं जानिब से होकर कदम कदम करके चलता ऊंचे ऊंचे दरख्तों की ढलान पर आ गया। ढलान उतरते वक्त इसकी रफ्तार अपने आप तेज हो गई और लोहे की कड़ी इसके टखनों से टकराने लगे, जिससे तकलीफ शुरू हो गई। शाहिद अली बैठ गया। चारों हाथ पांवों पर ढलान उतरने लगे। इस तरीके से वो बड़ी जल्दी ढलान उतर गया। अब इसके सामने अंधेरा खतरनाक जंगल था, जिसमें से इसे कदम कदम चलकर रास्ता तय करना था। बहुत जल्दी इसको मालूम हो गया कि कदम कदम भी ज़्यादा देर तक न चल सकेगा। लोहे के कड़े इसके टखनों से टकरा टकरा कर दर्द पैदा कर रहे थे, मगर इसकी मजबूरी थी, वो रुक नहीं सकता था। ख्वाह इसके टखने लहूलुहान हो जाएं, इसे चलते जाना था और डाकुओं की कमीनगाह से दूर निकल जाना था। वो ज़्यादा तेज़ चल भी नहीं सकता था, इसके बावजूद वो चलता चला गया। इसने सुन रखा था कि नजीबाबाद का ये जंगल खूनखार दरिंदों और ख़तरनाक मूजी सांपों और दूसरे हशरातुल से भरा पड़ा है, मगर जब जान पर बनी हुई हो तो आदमी मौत के सामने से भी गुजर जाता है। शाहिद अली को अगर कोई चीज़ तकलीफ दे रही थी, वो इसको आहिस्ता चलने पर मजबूर कर रही थी। वो इसके पाँव में पड़ी हुई आहनी कड़ियाँ थी। ये ख़तरे भी इसके सर पर मंडला रहे थे कि अगर कोई डाकू मुजरा सुनते सुनते उठकर इसकी खबरगिरी करने गार में आ गया तो इस पर इसके फरार का राज खुल गया तो वहाँ शोर मच जाएगा और डाकू इसके पीछे निकल आएंगे। पुलिस से तो वो बचकर निकल जाया करता था, मगर इन डाकुओं से बचकर निकलना मुहाल था, क्योंकि ये लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो जंगल का घेरा डालकर इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे, जबकि इसे भागा भी नहीं जाता था। मगर ये इसकी खुशकिस्मती थी कि अपनी कमीनगाह में तकरीबन सारे के सारे डाकू शराब में मदहोश थे और तवाइफ की मुजरा गाने की आवाज़ जो उन तक पहुँच रही थी वो अब शाहिद अली तक नहीं पहुँच रही थी। अगर कोई शय इससे काम दे रही थी तो इसका अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा और अपनी सख्त जानी थी। एक बार इसे लगा जैसे इसके टखनों से खून बहने लगेगा। वो बैठ गया। इसने अपने टखने पर हाथ फेरा, खून नहीं निकल रहा था, मगर इसके टखनों की हड्डियां जैसे सूज गई थी। अंधेरे में इसे अपने करीब ही घास पर कोई शय दिखाई दी। इसने हाथ लगाकर देखा, वो खद्दर का एक कुर्ता या देहाती किस्म की सदरी थी। इसका आधा हिस्सा बारिशों की वजह से पड़े पड़े गल सड़ गया था। शाहिद अली ने इसे उठाकर झाड़ा तो इसका एक और टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये खद्दर का गला सड़ा कुर्ता इस वक्त बहुत बड़ी नेमत थी। इसने इसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा पाँव के एक कड़े के गिर्द और दूसरा हिस्सा दूसरे पाँव के कड़े के गिर्द अच्छी तरह से लपेट लिया। अब वो उठकर चला तो इसको सुकून महसूस हुआ। लोहे के कड़े इसके टखनों से टकरा कर दर्द पैदा कर रहे थे। इसके बाद शाहिद अली ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।